आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज तक आपने मेरे पिछले सभी ऑडियो पॉडकास्ट को सुन करके अपना प्यार और स्नेह मुझे दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे जितने भी ऑडियो पॉडकास्ट आने वाले होंगे उसमें अपना प्यार और स्नेह आप अवश्य देंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं रोज़ नई नई कहानियों को आपके लिए ले करके आता रहूं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। और जो लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जो कुछ भी इसमें अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं रोज़ाना इसी प्रकार रात के 9 बजे आपसे यहीं पर मिलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से है। 23 जनवरी 2005 का दिन था। सुबह सुबह की बात है। न्यूयॉर्क की एक बड़ी बिल्डिंग में अंदर में आग लग चुकी थी। आग पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम्स भी पहुँच चुकी थी और वे लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। सभी के सभी कर्मचारी इधर उधर फ्लोर में घुस करके आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक फायर फाइटर था जिनका नाम था कर्टिस। कर्टिस भी उस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग बुझाने के लिए जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस मंजिल पर वो आग बुझाने के लिए जा रहा है वहाँ से वह लौटकर कभी भी नहीं आ पाएगा। जैसे ही वो 4थी मंजिल पर पहुँचता है और आग बुझाने के लिए अंदर की तरफ घुसता है, तभी वहाँ पर जो भी फ्लोर थे वो अचानक से जल करके धंस जाता है और इसी धंसने के क्रम में कर्टिस भी उसी के साथ साथ नीचे की ओर गिर जाता है और उसी आग की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि उसके लाश के अवशेष तक भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक उसी बिल्डिंग में लगी आग की चपेट में आने से एक और फायर फाइटर की मौत हो जाती है। उसी दिन न्यूयॉर्क शहर में ही दूसरी जगह पर एक और बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। वहाँ पर भी फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर भी एक और फायर फाइटर आग की चपेट में आकर मर जाता है। इस प्रकार उस दिन भर में 3 फायर फाइटर की मौत हो चुकी थी। इधर कर्टिस की पत्नी जेनेट अपनी 2 बेटियों एंजेला और डेनाइन के साथ कर्टिस का घर पर इंतजार कर रही थी। उन लोगों को आज घर से बाहर कहीं घूमने जाना था। इधर जेनेट के पास में एक फ़ोन आता है। उस फोन से पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु आग की चपेट में आने से हो गई है और वो पूरी तरह से जल चुका है। उसका अब तक अवशेष भी नहीं मिल पाया है। इस पर जेनेट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही बिल्डिंग में आग लगने की और उस आग की चपेट में आने से कर्टिस की मृत्यु की खबर मीडिया कर्मियों को मिलती है, वे सभी के सभी कर्टिस के घर पहुंच जाते हैं और कर्टिस की पत्नी जेनेट से सवाल करते हैं कि उनका पिछला ज़िंदगी कैसा था और अभी उनके परिवार में कौन कौन है इत्यादि। चूँकि उस दिन पूरे शहर में 3 फायर फाइटर की मृत्यु हुई थी, इसलिए सभी मीडियाकर्मी उनके परिवार वालों से जाकर के सवाल जवाब कर रहे थे। इधर कर्टिस की पत्नी भी इन सवालों से परेशान हो जाती है और वो इन सब से पीछा छुड़ाने का फैसला करती है। अब आए दिन मीडियाकर्मियों का कर्टिस के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। कर्टिस की पत्नी जेनेट इन सब बातों से काफ़ी परेशान हो जाती है और थक हार करके अपने बच्चों से मिल करके यह डिसाइड करती है कि अब इस घर को बिक्री करके वे लोग किसी और नए घर में चले जाएंगे। वैसे भी कर्टिस ने इस घर को बहुत ही प्यार से बनाया था और वो इस घर में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे। साथ ही इस घर में रहते हुए उन्हें अपने पति और बच्चों को अपने पिता की बहुत याद आएगी और उन लोगों ने इस घर को आखिरी में बिक्री करने का फैसला कर लिया। अब जेनेट एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करती है और उनसे कहती है कि वे लोग इस घर को बिक्री करेंगे और उन्हें एक नया घर भी चाहिए। अब जेनेट को न्यूयॉर्क सिटी से दूर लॉन्ग आइलैंड में एक बहुत बड़ा घर मिल चुका था। काफ़ी बड़े एरिया में बना यह घर, जिसमें गार्डन, झूले वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था। इस घर को देखते ही जेनेट इसे लेने का फैसला कर लेती है और बहुत जल्द ही प्रॉपर्टी डीलर से इसकी डील हो जाती है और वो सारे पैसे दे करके इस घर को अपने नाम करवा लेती है। इधर जेनेट अपनी दोनों बेटियों के साथ में उस घर में शिफ्ट कर जाती है।
शिफ्ट करने के बाद जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यह घर काफ़ी पुराना है और इनकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी डैमेज है, क्योंकि वहाँ की दीवारें लकड़ियों की बनी हुई थी और इनमें दीमक लग चुके थे जो धीरे धीरे खा करके उसे खोखला करते जा रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि इसे रिनोवेट करने की आवश्यकता है। जेनेट उस घर को रिनोवेट तो करना चाह रही थी, लेकिन उनके पास में अब कुछ भी पैसे नहीं रह गए थे, क्योंकि जितने भी बचे कुचे पैसे थे उन सभी पैसों को मिला करके ही उसने यह घर खरीदा था। जैसे ही जेनेट कर्टिस के फायर फाइटर दोस्तों से इस बारे में बात करती है तो वे लोग तैयार हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए बहुत जल्द ही उनके घर पहुंच जाते हैं। अब जब कभी भी कर्टिस के दोस्तों को समय मिलता वे लोग जेनेट के इस घर को रिनोवेट करने के लिए आ जाते थे। इधर जेनेट ने देखा था कि उस घर के जो भी दरवाजे हैं वो काफ़ी लूज हैं और इनकी खिड़कियां कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं और ऐसी स्थिति में वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ में इस घर में सुरक्षा के साथ नहीं रह सकती है। अब वो बाजार जाती है और बाजार से कुछ सीसीटीवी कैमरास खरीद करके ले आती है। वो अपने साथ में इलेक्ट्रीशियन को भी ले करके आती है और जिन जिन जगहों पर लगा करके वो अपने घर के आसपास के सभी क्षेत्रों को सही तरीके से देख पाए वहाँ पर सीसीटीवी लगवाती है। उसने सभी सीसीटीवी के कनेक्शन को अपने लैपटॉप से जोड़ रखा था और जब कभी भी उसे फुर्सत मिलती वो वहाँ पर बैठ करके अपने घर के चारों तरफ को उसी सीसीटीवी के जरिए देखा करती। यह सब करने में उसे मज़ा तो आ रहा था, क्योंकि एक ही जगह पर बैठ करके वो अपने घर के चारों ओर का ओवरव्यू कर सकती थी और कौन किधर जा रहा है किधर आ रहा है इस पर भी वो नज़र रख सकती थी। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे और एक रात आती है। उस रात में जेनेट ने अपने सभी कामों को ख़त्म करके जो भी बर्तन वगैरह धोना था वो सारा कुछ ख़त्म करने के बाद में अपने कमरे में जाती है। उनकी दोनों बेटियां एंजेला और डेनाइन भी फर्स्ट फ्लोर में बने अलग अलग कमरों में चली गई थी। अब इधर जेनेट लैपटॉप के पास बैठी हुई थी और वह सोचती है कि चलो देखा जाए कि रात के समय में इस घर के आसपास क्या नज़ारा होता है। वो लैपटॉप में घर में जितने भी कैमरे लगे हुए थे उनको बारी बारी से देख रही थी कि बाहर क्या क्या दिखाई देता है। जब वो घर के पीछे लगे कैमरे को देखती है जो उसने जंगल की ओर फोकस कर रखा था, तो वो देखती है कि कोई व्यक्ति जंगल की ओर से निकल करके उसके घर की तरफ आ रहा है। वह इसे जूम करके देखना चाहती है और जैसे ही उसने जूम करके उस व्यक्ति को देखना चाहा तो वो देखती है कि वह व्यक्ति पूरे काले लिबास से ढका हुआ है और वो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उसके ना हाथ हिल रहे थे और ना ही पांव हिल रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे इस ओर आ रहा था। जेनेट यह सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक से वह व्यक्ति उस कैमरे के सामने आ जाता है और सामने आने के बाद में वो घर को इधर उधर देखता है। इधर उधर देखने के बाद में वो फिर उसी रास्ते से लौट जाता है जिस रास्ते से वो इधर आया था। यह सब कुछ देख करके जेनेट सोचने लगती है कि आखिर काले लिबास वाला वह व्यक्ति कौन था जो उल्टे पांव इधर आया था और फिर इधर उधर देखने के बाद बगैर घर में प्रवेश किए वापस उसी जंगल की ओर चला गया। जेनेट इस सीसीटीवी फुटेज को देख करके काफ़ी डर चुकी थी। उधर उसी वक्त में जब उनकी दोनों बेटियां जो फर्स्ट फ्लोर में अपने अपने कमरों में सो रही थी उनके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटता है। इधर जेनेट की बड़ी बेटी एंजेला अपने कमरे में बेड में बैठ करके अपने पीठ को दीवार पर लगा करके एक किताब पढ़ रही थी कि तभी उसे उस दीवार से कुछ ठक ठक करने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने सोचा कि शायद कोई उसे बुला रहा है। फिर वो थोड़ी देर के इत्मीनान हो जाती है और फिर से वही आवाज़ उसे दोबारा से सुनाई देती है। तब वह कान लगा करके उस दीवार पर सुनने का प्रयास करती है। जैसे ही उसने कान लगाया तो फिर से ठक ठक की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वह सोचती है कि इस वक्त उसे कोई बुला रहा है। तभी वह सोचती है कि यदि उसकी माँ ने ऐसा किया है तो वो उसके नाम एंजेला कह करके उसे बुलाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब वो विचार करती है कि क्यों ना नीचे जा करके देख लिया जाए। वो फिर अपने कमरे से निकलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और सीढ़ियों की तरफ देखती है
तो उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। फिर वो सोचती है कि शायद उसकी छोटी बहन ने ऐसा किया होगा। तब वो उसके दरवाजे की तरफ देखती है जो प्रॉपर तरीके से बंद था। वो फिर अपने कमरे में आकर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो फिर से बेड में आकर के पढ़ाई करने की सोचने लगती है और वो एक बार ये भी सोचती है कि क्यों ना फिर से कान लगा करके सुन लिया जाए। तो जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी उसने फिर से अपनी कान उस दीवार पर लगाई और जैसे ही उसने कान दीवार पर लगाई वैसे ही बहुत ज़ोरों की आवाज़ से ठक ठक की आवाज़ आई और वो कूद करके अपने बेड से नीचे उतर जाती है। फिर वो लपक करके दरवाजे की तरफ जाती है और दोबारा से दरवाज़ा खोलने के बाद फिर से उन सीढ़ियों की ओर देखती है कि कहीं उसकी माँ इस वक्त तो आकर के उसे आवाज़ नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर अपने बेड में आ करके किताब वगैरह को बंद करने के बाद उसे रख देती है और जो मुख्य लाइट उस कमरे में जल रही थी उसे बंद करके धीमी रोशनी वाली लाइट जला करके वो बेड में आ करके कंबल लगाती है और सो जाती है। ठीक इसी दौरान उसकी छोटी बहन डेनाइन के कमरे से भी ऐसे ही कुछ आवाज़ आती है, लेकिन एंजेला की तरह दीवार से नहीं बल्कि उसके कमरे के दरवाजे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। शुरुआत में वो इग्नोर करती है, फिर दोबारा ठक ठक की आवाज़ सुन करके वो दरवाज़ा खोल करके देखने लगती है कि कहीं एंजेला ने तो ऐसा नहीं किया है। फिर वो दरवाज़ा जब खोलती है और देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी सीढ़ियों की तरफ भी देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि शायद माँ ने ऐसा किया हो, लेकिन वो फिर दरवाज़ा बंद करती है और फिर से अपने कमरे में लौट जाती है। वो भी अब बेड में जा कर के बैठ जाती है। बेड में बैठने के बाद में दोबारा से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। वो इस बार फिर से तुरंत ही जा कर के वो दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर अब भी कोई नहीं है। फिर वो भी वापस कमरे में आने के बाद में दरवाज़ा वगैरह बंद करके उस बेड में जा कर के सो जाती है। अब तीनों माँ बेटियाँ उस रात आराम से सो जाती है। अब सुबह होता है। सुबह होते ही जेनेट अपने किचन में कुछ कुछ काम करने में लग जाती है। इधर उनकी बड़ी बेटी एंजेला और छोटी बेटी डेनाइन भी अपने अपने कमरों से निकल करके नीचे आ चुकी थी और उसी किचन के दरवाजे के पास में खड़ा होकर के ये दोनों खुसफुस कुछ बात करने लगती है। ये लोग रात वाली घटना के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उधर उसकी माँ देखती है कि ये दोनों किसी बात पर खुसफुस कर रहे हैं, तो वो उनसे पूछती है कि क्या माजरा है, तुम दोनों ऐसी क्या बात कर रही हो। इधर बड़ी बेटी अपनी माँ से कहती है कि जब मैं रात में किताब पढ़ रही थी तभी मुझे पीछे वाली दीवार से कुछ ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं आ कर के पहले दरवाज़ा खोल करके देखती हूँ कि कोई आ करके मुझे आवाज़ तो नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पर आप भी नहीं थे और ना डेनाइन थी। फिर मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद में बेड में दोबारा से चढ़ गई और कौतूहलवश उस दीवार पर अपने कान लगा करके सुनने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने वहाँ पर कान लगाया तो दोबारा से वही ठक ठक की आवाज़ बहुत ज़ोरों से मुझे सुनाई दी और मैं डर करके फिर कंबल लगा करके वहीं पर सो गई। इधर डेनाइन ने भी अपने साथ घटी घटना को अपनी माँ को बतलाती है। वो कहती है कि मुझे तो इस वक्त दरवाजे से आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल करके देखा तो ना वहाँ पर एंजेला थी और ना आप ही, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था और मैं फिर दरवाज़ा बंद करके अपने बेड में चली गई। जैसे ही मैं बेड पर पहुँचती हूँ वैसे ही दोबारा से वही आवाज़ ठक ठक की आवाज़ उसी दरवाजे की ओर से ज़ोरों से सुनाई दी। फिर मैंने कंबल लगाया और सो गई। अपनी दोनों बच्चियों की इन बातों को सुनने के बाद में जेनेट काफ़ी डर गई थी। वो अंदर अंदर पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस डर को नहीं दिखाया ताकि उनकी बच्चियां ना डर जाए। और उसने फिर उनसे कहा कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी अभी आए हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा। और वो अंदर अंदर जान ही रही थी कि उस रात उसके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना घटी थी। उस वक्त तो कोई व्यक्ति उसके कमरे तक आया था और उनकी घरों को इधर उधर देखने के बाद में वापस जंगल की ओर चला गया था। लेकिन जेनेट अपनी इन सब बातों को अपनी बेटियों को बताए बगैर उन लोगों को शांत करती है और उन्हें समझाती है कि धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इधर जेनेट अपनी बेटियों से कहती है कि यह मकान काफ़ी पुराना है और इनके दरवाजे, खिड़कियां और बहुत सारी चीज़ें बहुत ढीली हैं, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ सकती है।
अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे यह कंप्लीट हो जाएगा तो यह सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम लोग इत्मीनान रहो और अपने अपने कामों पर ध्यान दो। इधर कुछ दिन बीतने लगे थे। एक दिन जेनेट सोचती है कि ऊपर के सभी कमरों की सफाई तो हो गई है, क्यों ना नीचे बेसमेंट में पड़े कमरों की भी सफाई कर दी जाए। वो बेसमेंट में जाती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है तो उसे अंदर बहुत सारे कबाड़ दिखते हैं और बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। वह सोचती है कि हम तीनों मिल करके भी इस कबाड़ को साफ करने की सोचेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। जेनेट अब सोचती है कि क्यों ना कर्टिस के दोस्त टॉम को इस बारे में बताया जाए, और फिर उसने उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद में वो टॉम से कहती है कि हमारे बेसमेंट में बहुत सारे कबाड़ हैं, बहुत सारी गंदगियां हैं, क्यों ना तुम और तुम्हारी टीम आकर के इस बेसमेंट को साफ कर दो। इधर टॉम भी तैयार हो जाता है। वह कहता है कि ठीक, मैं अपनी सारी टीम को लेकर के तुम्हारे बेसमेंट को साफ करने के लिए बहुत जल्द आ जाऊंगा। यह सब बात होने के कुछ दिनों बाद में जेनेट के घर में टॉम अपनी टीम के साथ आ जाता है। वह आने के बाद में चाय नाश्ता करता है और उसके बाद अपनी टीम के साथ उसी बेसमेंट की ओर चला जाता है जहां पर कबाड़ रखे हुए थे। उसने भी जब दरवाज़ा खोला तो वो देखता है कि यहाँ पर वाकई में बहुत सारी कबाड़ रखे हुए हैं और बहुत सारी गंदगी रखी हुई है। वह सोचता है कि शायद इससे पहले रहने वाला व्यक्ति ने इसे साफ सफाई करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे सामान वो कहीं और फेंक नहीं सकता था, इसलिए हो सकता है कि उसने इन सभी चीज़ों को वहाँ पर छोड़ रखा और इस घर को छोड़कर चला गया। अब टॉम और उनकी सारी टीम इन सभी कबाड़ को बाहर एक एक करके निकालने लगती है और बाहर में कबाड़ का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। इधर टॉम और उसकी टीम युद्ध स्तर पर साफ सफाई करने में लगी हुई थी। टॉम भी पूरी तरह से साफ सफाई करने में ध्यान दे रहा था। तभी वो साफ सफाई करते हुए फर्श की ओर देखता है तो उसे कुछ रंगोली बनी हुई दिखाई देती है। जब उसने पास आकर के उसे अच्छी तरह से साफ किया तो वो देखता है कि यहाँ पर एक तंत्र मंत्र वाली पेंटोग्राम का साइन बना हुआ है। वह उसे बहुत ध्यान से देखता है। उस पर 5 सितारा बने हुए थे और बहुत सारी आकृतियां बनी हुई थी। अब वो तुरंत ही जेनेट को ऊपर से बेसमेंट की ओर बुलाता है और उसे वही पेंटोग्राम दिखलाता है। जैसे ही जेनेट ने वो पेंटोग्राम देखी, वो भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर तंत्र मंत्र जैसी कुछ क्रियाएं होती रही होंगी। फिर वो टॉम से कहती है कि टॉम, प्लीज़ मेरी बच्चियों को इस बारे में कुछ भी मत बतलाना, क्योंकि वो अभी छोटी है और वो इन सब बातों को जान करके काफ़ी डर जाएंगी। इधर उनकी दोनों बच्चियां बाहर बने गार्डन में झूला झूल रही थी और खेल भी रही थी। साथ साथ उसने देखा कि इस जगह पर जो खाली पड़ा है उस जगह पर कहीं कहीं पर पेंटोग्राम के साइन बने हुए हैं। वे आपस में बात करती है कि ये तो पेंटोग्राम बना हुआ है, और वे लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये तंत्र मंत्र के लिए बनाया जाता है। वे सोचती हैं कि शायद ये सब यूं ही होता है, ऐसा तंत्र मंत्र जैसा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि किसी ने खेलते खेलते ऐसा कुछ बनाया होगा, और इन बातों को वो सच नहीं मानती है। लेकिन वो दोनों डिसाइड करती हैं कि इस बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बतलाएंगे, क्योंकि उसकी माँ पहले से ही परेशान है और इन सब बातों को बतलाने के बाद में वो काफ़ी परेशान हो जाएगी। इधर उसकी माँ बेसमेंट में पड़े पेंटोग्राम को छुपा रही थी और उधर उनकी दोनों बच्चियां जो बाहर बने हुए पेंटोग्राम है उसके बारे में अपनी माँ से इन बातों को छुपा रही थी। अब बेसमेंट की साफ सफाई पूरी हो चुकी थी और टॉम और उनकी टीम वहाँ से वापस लौट गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। कहीं टप टुप की आवाज़ सुनाई देती है और कहीं खटखट की आवाज़ भी आने लगती है, लेकिन इन लोगों ने इन सब बातों को इग्नोर किया और वहाँ पर ऐसे ही रहने लग गई। एक दिन की बात है, उस घर के सारे सदस्यों को अपने अपने कामों से बाहर जाना था। एंजेला उनसे कहती है कि माँ, मुझे आज अपने दोस्त के घर जाना है, वहाँ जाकर के पढ़ाई वगैरह करनी है और मैं स्कूल से लौटने के बाद में अपनी दोस्त के घर चली जाऊँगी। इस पर जेनेट उनसे कहती है कि देखो एंजेला, आज मुझे भी बाजार जा कर के सामान वगैरह लाना है, लेकिन हमारा जो फ्रिज है वो काफ़ी गंदा हो चुका है। आज प्लीज़ तुम बाहर ना जा कर के इस फ्रिज की साफ़ सफाई कर लो, ताकि हम जो कुछ भी सामान वगैरह लाएंगे उसे वहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो कोई मेड वगैरह तो है नहीं जिसे मैं इसे साफ़ सफाई करने के लिए कहूँ। प्लीज़ तुम आज अपने दोस्त के घर नहीं जा कर के घर वापस आना और इस फ्रिज को साफ़ सफाई कर देना। अब सभी सदस्य उस घर को छोड़ करके अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। एंजेला भी स्कूल चली जाती है।
स्कूल से लौटने के बाद में एंजेला अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद उस फ्रिज को खोलती है और फ्रिज खोलने के बाद में फ्रिज में रखे हुए सारे सामानों को बाहर निकालती है। एक एक करके बाहर निकालने के बाद में वो फ्रिज को साफ सफाई करने में लग जाती है। उसने यह सब कुछ आराम से करने के लिए अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और उसमें बहुत सारी म्यूजिक वगैरह वो सुन रही थी। इस बीच उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपना म्यूजिक सुनते सुनते काम में अपना ध्यान लगाने लगती है, लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे से आर पार आना जाना कर रहा है। इस पर वो थोड़ा चौंक जाती है और दोबारा से देखती है, लेकिन अब भी वहाँ पर कोई नहीं था। डरी सहमी एंजेला अब फिर से फ्रिज को साफ सफाई करने में लग जाती है, लेकिन उसे वही अनुभूति बार बार होने लगती है। इस बार उसे कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है और उस कमरे में चहलकदमी कर रहा है। वह डरी सहमी इस बार दोबारा से जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि जिस फ्रिज से उसने सामान निकाले थे, क्रॉकरीज वगैरह निकाले थे, जिसे उसने फर्श पर रखा था, वो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और वो जैसे ही उसे देखती है, सारा का सारा सामान ऊपर से नीचे की ओर गिर करके बिखर जाता है और वो बिल्कुल से डर जाती है और सारे फ्रिज में जो कुछ भी सामान थे और जो साफ़ सफाई करने वाली चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को वो छोड़ करके अपने कमरे की ओर दौड़ जाती है और दौड़ते हुए दरवाज़ा बंद करके अपने बेड में कंबल ढक करके सो जाती है। इधर उसकी माँ कुछ ही समय बाद वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो उस कमरे की ओर जाती है और जैसे ही वो किचन के पास पहुँचती है, वो देखती है कि सारा का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा है। अब जेनेट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह एंजेला एंजेला कह करके जोरों से आवाज़ देती है, लेकिन एंजेला आसपास दिखाई नहीं देती है। वो फिर चिल्लाते हुए झल्लाते हुए एंजेला के कमरे तक पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। एंजेला डरी सहमी बाहर निकलती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है, अपने माँ से लिपट करके रोने लगती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। वो उसे बहुत बुरी तरह से डांट रही थी। इस पर एंजेला कहती है कि नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कारण भी तो नहीं है इन सब चीज़ों को इस प्रकार से बिखेरने का। अब जेनेट एंजेला को उसके कमरे से पकड़ करके नीचे किचन की ओर ले आती है। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, अब एंजेला उनसे कहती है कि मामा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरा किया हुआ नहीं है। इस पर जेनेट कहती है कि इस घर में तो तुम्हारे अलावा कोई और था भी नहीं, तो फिर यह सब कुछ तुम ही ने किया होगा। इस पर एंजेला कहती है कि मामा, आप ही सोचिए ना, इतने बड़े बड़े सोफ़ा और इतनी बड़ी बड़ी सामानें जो यहाँ पर रखी हुई थी, वो सब मैं अकेले कैसे इधर से उधर कर सकती हूँ। फिर वो सोचने लगती है कि वाकई में यह सब कुछ मेरी बच्ची ने नहीं किया। तभी एंजेला उनसे कहती है कि मैं जब साफ़ सफाई कर रही थी, उसी वक्त अचानक से मुझे कुछ एहसास हुआ और जब मैं पीछे की ओर पलटी तो मैंने देखा कि यह सारा सामान हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर मेरे देखते ही वो फर्श में इधर उधर गिर गया। अब जेनेट इन बातों को सुनने के बाद में सोचती है कि ज़रूर इस घर में ही कुछ गड़बड़ है, जो मेरे और मेरी बच्चियों के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। अब जेनेट एक दिन विचार करती है कि क्यों ना दोबारा से टॉम और उनकी टीम को बुला करके यहाँ बेसमेंट में साफ़ सफाई करवाई जाए और वहाँ पर कुछ सीमेंट्स वगैरह लगा दे। वो तुरंत ही टॉम को फ़ोन करती है और कहती है कि बेसमेंट में कुछ काम बाकी है, उसे आ करके कर दो। इधर टॉम अपनी टीम के साथ में फिर से जेनेट के घर आता है और बेसमेंट में साफ़ सफाई करने लग जाता है। वो दीवारों को खरोच खरोच करके सीमेंट वगैरह से फिक्स कर रहे थे कि तभी खरोचते खरोचते एक जगह पहुंचने पर उसे उस दीवार पर एक खुफिया वाला क्लोजेट बना हुआ दिखाई देता है और उसे देखते ही टॉम के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ जाती है। उसे लगता है कि क्या पता इस क्लोजेट के पीछे कोई खजाना छुपा हो। वो धीरे धीरे उस क्लोजेट के दराज को खोलता है। क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर और पुरानी थी, इसलिए उसे धीरे धीरे खोलने के बाद में वो अंदर देखता है तो अंदर एक किताब पड़ी हुई थी। वो किताब को देख करके समझ जाता है कि ये ज़रूर कुछ खुफिया राज इसमें छुपे होंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे धागे सुतलियों से उसे बांधकर बहुत ही संभाल करके उस जगह पर रखा गया था।
अब वो उस क्लोजेट में और कुछ भी ढूंढने लगता है, कहीं उसे खजाना ना मिल जाए, लेकिन उस डायरी के अलावा उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो अब इस डायरी को जेनेट के पास ले जा कर के दिखलाता है। जेनेट अब उस डायरी की जो सुतलियां हैं उसको धीरे धीरे करके खोलने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी इसलिए टूट भी जा रही थी। उस डायरी के सारे सुतलियों को खोलने के बाद में जेनेट उसके पन्नों को पलटने के लिए उसे खोलती है, और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा तो वो किताब के अंदर देखती है कि यहाँ पर तो उस घर की हिस्ट्री लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस घर को सन 1927 में एक क्रिस्टीना नाम की लेडीज ने बनवाया था, और वो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। वो बहुत सारी तंत्र मंत्र इस घर में रहते हुए कर रही थी, और यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स भी बने हुए थे। उसने देखा कि उस किताब के अंदर कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर उसने देखा कि जानवरों की बलियाँ भी इस घर में, इस कमरे में दी जाती थी। अब वो समझ जाती है कि अभी चूंकि 2005 का समय है और यह घर 1927 में बनाई गई थी, तो इस दौरान यहाँ पर जितने भी बलियाँ दी गई थी, जितने भी लाश थे, वो कहाँ है। इस पर जेनेट पूरी तरह से परेशान हो जाती है। फिर उसने टॉम और उनकी टीम से कहा कि इस डायरी के बारे में उनकी बच्चियों को जरा से भी भनक ना लगने पाए। यदि वे इस डायरी के बारे में जानेंगी तो काफ़ी डर जाएंगी। इसलिए डायरी को उसने उसी धागे से फिर से लपेटा और उसे पकड़ करके वहाँ से निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम एंजेला अपने कमरे में बैठ कर के म्यूजिक वगैरह सुन रही थी। उसने हेडफोन लगा रखे थे, और जब वो गाना सुन रही थी, उस गाने के बीच में ही अचानक से फिर से वही खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। एंजेला इसको इग्नोर करती है, क्योंकि उन्हें अब इन सब चीज़ों से आदत हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा तो आए दिन होता रहता है। फिर वो गाना सुनने में मस्त हो जाती है, लेकिन दोबारा से वही खटखट की आवाज़ धीरे धीरे लाउड होते जा रही थी। इस बार वो सोचने लगती है कि जरूर कोई आया होगा, इसलिए वो तुरंत से चप्पल वगैरह पहन करके कमरे से बाहर जा करके देखती है, और वो देखती है कि उसकी माँ नीचे काम कर रही है। और फिर उसने अपनी बहन के कमरे की ओर देखा, तब उसे याद आता है कि उसकी बहन ने कहा था कि मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तब वो सोचने लग जाती है कि बहन तो नहा रही है और अभी इस वक्त माँ भी नीचे काम कर रही है, तो यहाँ पर ठक ठक की आवाज़ आखिर कौन कर रहा है। फिर वो वापस अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और आधा कंबल ढक करके दोबारा से हेडफोन लगाती है और म्यूजिक सुनने लग जाती है। लेकिन अब फिर से वही आवाज़, खटखट की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। इस बार जब खटखट की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, तब उसने गौर किया कि इस आवाज़ के बीच में गेट जिनेट जैसे नाम भी उन्हें सुनाई दे रही है, और उसी के साथ ही एक बहुत जोरों की चिल्लाहट वाली आवाज़ उनके कानों पर पड़ती है, और ऑब्वियसली यह आवाज़ उनकी छोटी बहन की थी। इसके साथ ही एंजेला उस बेड से कूद करके नीचे उतरती है और दरवाज़ा खोल करके अपनी बहन के कमरे की तरफ भागती है। इधर वही आवाज़ सुन करके जेनेट सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर आ जाती है और अपनी छोटी बेटी के कमरे की तरफ जाती है। अब ये दोनों डेनाइन के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हुए उनसे कहते हैं कि डेनाइन, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो। इस पर डेनाइन अपने कमरे से अपने को टॉवेल से लपेट करके दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद में वो काफ़ी डरी हुई थी। वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी कि इस वक्त उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ उसे लपेटती है, पकड़ती है और उससे संभालती है और उसे शांत करने का प्रयास करती है। शांत हो जाने के बाद में वो अपनी माँ से कहती है कि जब मैं नहा रही थी तो बाथरूम और टॉयलेट के बीच में जो ट्रांसपेरेंट वाला पर्दा लगा रहता है, जो थोड़ा धुंधला रहता है, उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा नज़र आता है। उसे ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो उसे टच करने का प्रयास कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ कर के देखती है तब वो देखती है कि वो पर्दा तो बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है। साथ ही टॉयलेट के पास वह व्यक्ति खड़ा था जो दोबारा से उन्हें टच करने का प्रयास कर रहा है। यह सब कुछ देख करके मैं चिल्लाई और अपना टॉवेल वगैरह छोड़ करके वहाँ से भाग निकली। यह सब सुन करके एंजेला
डर गई थी, क्योंकि उसने भी खटखट की आवाज़ में चिल्लाहट की आवाज़ सुनी थी। अब वो भी बहुत परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि आखिर हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम तीनों काफ़ी परेशान हो गए हैं। इधर जेनेट सोचती है कि अब हमारे पास में कुछ भी पैसे नहीं रह गए और इस मकान को खरीदने से पहले क्यों नहीं हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की और यूं ही ये मकान खरीद लिए। अब उस मकान को खरीदने वाला कोई नहीं था और इनके पास में कुछ पैसे भी बचे नहीं थे कि इस मकान को छोड़ करके वे कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अब इनके लिए वो मकान में रहना मजबूरी हो गई थी। एक दिन की बात है, जेनेट और उसकी बड़ी बेटी एंजेला किचन में काम कर रहे थे और इधर जेनेट किचन के कामों में मशगूल थी और फिर एंजेला अपने कानों में हेडफोन लगा करके म्यूजिक वगैरह सुन रही थी। वह म्यूजिक सुनते सुनते बाहर की तरफ चली जाती है और बाहर में जो एक झूला लगा हुआ था उसमें बैठकर वो झूलने लगती है। इधर किचन और झूले के बीच में जो खिड़कियां लगी हुई थी उससे जेनेट भी आसानी से एंजेला को देख पा रही थी और इधर एंजेला भी उस खिड़की के जरिए अपनी माँ को किचन के अंदर देख पा रही थी। अब एंजेला धीरे धीरे उस झूले पर झूल रही थी। इधर उसकी माँ अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एंजेला तो उधर झूला झूल रही है। अब जेनेट फिर से अपने कामों में मशगूल हो जाती है। फिर अचानक ही उसे अपनी बड़ी बेटी एंजेला की आवाज़ जोर से सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो एंजेला झूले से गिरी पड़ी हुई है और वो अपने घर की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते आ रही है। वो भागते हुए एंजेला की तरफ जाती है और उसे संभालती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या लफड़ा हुआ है। तब एंजेला कहती है कि मामा, जब मैं इस झूले में झूल रही थी तो अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे झूले को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं नीचे की ओर गिर गई। इसके बाद मुझे बहुत सारी चोटें आई है। इसके बाद जेनेट उसे अस्पताल ले जाती है, प्लास्टर वगैरह कराती है और उसके बाद में अपनी बच्चियों को फिर अपने घर ले आती है। अपने घर आने के बाद में वो उन लोगों को शांत करती है, उन्हें संभालती है और उन्हें इस सब बारे में नहीं सोचने के लिए कहती है। फिर वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक कमरे में ही सो जाएंगे। इसके बाद जेनेट उन लोगों को सुलाने के बाद में दोबारा अपने लैपटॉप पर जाती है और उस दिन के फुटेज को देखना चाहती है कि आखिर झूला झूलते वक्त ऐसा क्या हुआ था। उसने जैसे ही उस सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करके देखना चाहा और एक पॉइंट पर जहां पर अचानक से झूला में तेजी आती है वो उस पॉइंट को देख करके सहम जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उस फुटेज को देख रही थी, जिस समय तक एंजेला नॉर्मल झूल रही थी तब तक सारा कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक साया फिर से उपस्थित हो गया और उसके झूले को जोर से धक्का दे दिया। ये साया कोई और नहीं, ये वही साया था जिसे एंजेला ने शुरुआत के दिनों में देखा था। जी हाँ, जंगल से आता हुआ वही काला लिबास वाला व्यक्ति, उसी ने एंजेला के झूले को बहुत जोरों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से एंजेला दूर जा कर के गिर गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही थी। एक दिन एंजेला अपने कमरे में बैठ करके किताबें वगैरह पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसने नोटिस किया कि टप टप की आवाज़ फिर से उन्हें सुनाई दे रही है। तब उसने सोचा कि शायद दीवार से यह आवाज़ आ रही है, लेकिन नहीं, यह आवाज़ उस कमरे में रखे हुए एक अलमारी से आ रही थी। फिर क्या था कि वो धीरे धीरे कंबल को अपने सर पर रख करके ढक लेती है और फिर से वही ध्यान उन्हें आता है जो उसके साथ किचन वाले दिन में हुआ था। अब इधर अलमारी से टक टक की आवाज़ जोरों से आ रही थी। अब इसे देखते हुए एंजेला और डर जाती है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके वो कंबल पर से अपनी आँखों को सिर्फ निकाल करके देखती है कि आखिर अलमारी में क्या हो रहा है। उसे अलमारी का पूरा व्यू नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ नीचे का भाग ही नज़र आ रहा था। उसने देखा कि अलमारी वाइब्रेट कर रही है और वाइब्रेट करते करते धीरे धीरे उसके दरवाजे खुल जाते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी के जैसा साया उस दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में वो कमरे में इधर उधर घूमता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंजेला को ही खोज रहा हो।
फिर थोड़ी देर बाद एंजेला महसूस करती है कि जिस वक्त दरवाज़ा खुला था उस वक्त एक अजीब सी स्मेल उस कमरे में फैल जाती है। अब इधर एंजेला काफ़ी डरी हुई थी। वो इस चीज़ को महसूस कर रही थी कि उसके कमरे में बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी और वो यही कामना कर रही थी कि उस दरवाजे से निकलने वाला साया या उस दरवाजे से निकलने वाला व्यक्ति जल्द से जल्द इस कमरे से बाहर चला जाए। और इसका यह सोच सही भी होता है। अचानक ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से वो साया बाहर की ओर चला जाता है। अब इधर एंजेला के सांस पे सांस आता है और वो दरवाज़ा की तरफ लपक के जाती है और देखती है कि वाकई में वो साया बाहर की ओर गया है या नहीं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसने देखा कि वो साया उस कमरे से बाहर वाले जगहों पर घूमने के बाद में अचानक से ही एंजेला की तरफ आने लगता है। वो औंधे मुंह दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और बेड पर रखे हुए कंबल को लपेट करके उस बेड के नीचे जा करके छुप जाती है। अब जैसे ही वो बेड के नीचे छुपती है वो साया कमरे में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में वो साया उस बेड के ऊपर जा करके बैठ जाता है। बैठने के बाद में वहाँ पर के जो गद्दे हैं वो चाँ चूँ करने की आवाज़ के साथ में ज़ोरों से गूंजने लगती है। फिर इधर एंजेला जो नीचे बेड में छुपी हुई थी अपने चेहरे को कंबल से ढकी हुई थी। वह बार बार प्रयास कर रही थी कि किसी प्रकार वो साया यहाँ से चले जाए। अब एंजेला काफ़ी डर गई थी। उसने डरते डरते अपने चेहरे से कंबल हटाया और देखने का प्रयास किया कि क्या वो साया वहाँ से चला गया है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया और सामने की तरफ देखा तो वो देखती है कि सामने में उसी साये का एक चेहरा नज़र आ रहा है जिसकी जो स्किन थी वो पूरी तरह से काली थी और झूल रही थी। झूलने के साथ साथ उसके अंदर से कुछ लाल लाल बह रहे थे। वो टपक नहीं रहे थे बल्कि वहाँ पर वो झूल ही रहे थे। जैसे ही इनका चेहरा आमने सामने होता है एंजेला काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और जिस कंबल को उसने ओढ़ रखा था उसे निकाल करके उस चेहरे की ओर फेंक करके उसे मारने का प्रयास करती है और उस बेड से बाहर निकल जाती है। जैसे ही उसने कंबल फेंक करके उस चेहरे पर मारा और बेड से बाहर निकली वो साया अचानक से गायब हो जाता है और गायब होने के तुरंत बाद उस जगह पर फैली हुई बदबू भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब एंजेला अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद में वो नीचे पड़े कंबल को उठाती है और फिर से अपने बेड पर बैठ करके अपनी माँ का इंतज़ार करती है। उसकी माँ चूँकि बाहर गई हुई थी उसे 40 मिनट के बाद में अचानक से अपनी माँ की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। अब उसे जान में जान आता है। इसके बाद जेनेट अपनी गाड़ी से उतर करके घर में प्रवेश करती है। घर में आने के बाद में वो एंजेला को आवाज़ देती है। एंजेला ऊपर सुबक सुबक करके रो रही थी। जैसे ही जेनेट उसके कमरे में जाती है तो एंजेला जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। जब जेनेट उससे पूछती है कि बेटा आखिर क्या हुआ है तब एंजेला ने अपनी माँ को वो सारी घटनाओं के बारे में बतलाया जो कुछ समय पहले उसके साथ घटा था। इसके साथ एंजेला कहती है कि मम्मा अब इस घर में मुझे नहीं रहना, अब चूंकि बहुत हो गया, अब हम इस घर को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। इस पर जेनेट उन्हें संभालती है और उसे पता था कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब जेनेट एंजेला को उठा करके अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और डेनिन के पास जाती है। डेनिन उस वक्त अपनी दोस्त के यहाँ ठहरी हुई थी। वो वहाँ जा कर के डेनिन को भी अपने साथ ले लेती है। अब उसके बाद वे तीनों जेनेट की माँ यानी कि एंजेला और डेनिन के नानी की घर चले जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद में जेनेट अपनी माँ से कहती है कि माँ हमारे घर में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। इस पर जेनेट की माँ उनसे कहती है कि ये सारा कुछ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, इसलिए तुम एक काम करो, किसी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लो, वो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर से हटा देगा। इसके बाद जेनेट ने लिसन नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया और वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। जैसे ही लिसन उस घर में पहुंचती है उसे ऐसा एहसास हो जाता है कि यह घर पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से अफेक्टेड है
और कमाल की बात है, उसने वहाँ पर जो कुछ भी साफ सफाई के लिए जो कुछ भी चीज़ें की, इसके बाद से वह घर बिल्कुल पीसफुल हो गया। इसके बाद जेनेट और उनकी दोनों बेटियां वापस से इस घर में रहने चली आती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आप इस कहानी को और अधिक जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जा करके दी हंटिंग ऑफ लॉन्ग आयरलैंड हाउस के नाम से सर्च करके वहां पर दिए गए आर्टिकल को पढ़ करके इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां तक आपने इस कहानी को सुना है तो एक लाइक तो बनता है। जाने से पहले एक लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद।